झन झन की सुनो झनकार के दुनिया है काला बाजार के पैसा बोलता है। यह आपको भी ये पुराना गाना याद आ गया होगा, नितिन मुकेश का गाया हुआ। और सचमुच पैसा बोलता है। आग लगती है किसी के घर के कोठार घर में, स्टोर रूम में, और दम घुटता है पैसे का, नोटों के बंडल का। जी हाँ, कभी आपने सुना, देखा, समझा है। वैसे भारत में किसी के घर से नकदी मिलना बहुत आश्चर्य का विषय नहीं रह गया है। चुनाव आते ना आते या फिर ईडी की रेड और इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही हमारे पास नोटों के बंडल से सजे हुए तस्वीरें आने लगती हैं। कभी किसी अधिकारी के घर से जिसने खूब भ्रष्टाचार किया, खूब रिश्वत कमाई, या नेता के घर से या चुनावी चंदे का पैसा गाड़ियों में इधर उधर पकड़ा जाता है। कई फ्लैट के फ्लैट, सुखराम थे पहले संचार मंत्री, वहाँ से लेके अब तक नोटों के बंडल नेता, मंत्री, अधिकारियों के घर से निकलते हुए देखना आम बात सी हो गई है। ये भी अच्छी बात तो नहीं है, पर ऐसा एक दो उदाहरण होते हैं, एक दो नज़ीर होती है ना, तो व्यक्ति को लगता है कि ये सामान्य नहीं है, असामान्य है, तो हमारी आंखें फटी रह जाती है, हम आश्चर्य करते हैं, अरे ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया। लेकिन अब ये नेता, मंत्री, अधिकारियों ने इसको इतना सामान्य बना दिया है कि अब लगता है हर किसी के घर में पैसा है, जो नहीं पकड़ा गया बस वही ईमानदार है, वरना जो पकड़ा गया वो चोर है। लेकिन इन चोरों को पकड़ने और उनकी सजा तय करने वाले न्यायाधीशों के घर से पैसा मिलना आश्चर्य का विषय अब भी ज़रूर है, क्योंकि ऐसे उदाहरण, ऐसी नज़ीर हमको नहीं मिलती है। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं यशवंत वर्मा, उनके घर में आग लगी, फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन पता ये लगा कि जिस जगह आग लगी थी वहाँ नोटों के बंडल थे ढेर सारे, उनमें आग लग गई और नोट भी जल गए। और इसीलिए ये पूरी घटना अत्यधिक चर्चा और विस्मय का विषय बन गई। माना यह जाता था कि अभी तक जो न्यायपालिका है वो बहुत हद तक इससे अछूती है, या ऐसी चर्चा भी होती रही कि नहीं नहीं, अब तो जजों के भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो उनके घर से ऐसे नोटों के बंडल वगैरह मिलना कोई बहुत सामान्य बात नहीं रही इस घटना के पहले तक। और इसीलिए इस घटना की इतनी ज़्यादा चर्चा है। तो आज बात को समझो में आप सबका स्वागत करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा चर्चा में क्यों हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले के स्टोर रूम में 14 मार्च की रात अचानक आग लग गई। दिल्ली की फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। इसके बाद ही जस्टिस वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के आरोप लगने लगे, चर्चा होने लगी। कहा यह गया कि अग्निशमन कर्मचारियों को भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले हैं। हालांकि दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने 21 मार्च को अग्निशमन कर्मियों को नकदी मिलने के दावे से साफ इनकार कर दिया। हम लोगों में नहीं खबर लगाई, पहले आया कि नोट मिले हैं, फिर आया कि नोट नहीं मिले हैं, लेकिन जो भाई साहब फायर ब्रिगेड के प्रमुख थे उन्होंने कह दिया कि नोट वोट नहीं मिले हैं। लेकिन तब तक मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी। जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंप दी गई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी 22 मार्च को इस मामले में 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया। इस कार्रवाई के बीच 23 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले के पास कूड़े के ढेर में भी 500 रुपए के जले हुए नोट मिले। बताओ भाई, लोगों के पास तो पैसा ही कमा नहीं पा रहे हैं और कूड़े के ढेर में जले हुए नोट मिल रहा है। जले हुए नोट हैं किस काम के, लेकिन जल क्यों गए और कूड़े के ढेर तक क्यों पहुंच गए, ये हमेशा सवाल बने रहेंगे। अब कूड़े के ढेर में नोट मिलना लाजमी है कि चर्चा का विषय तो बन ही जाएगा। इस मामले में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहेंगे या इस पर कुछ कार्रवाई करने के बारे में बात की जाएगी। वहीं 24 मार्च को जस्टिस वर्मा से अगले आदेश तक के लिए न्यायिक जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। मतलब जब तक कोई नया आदेश नहीं आता तब तक अब किसी न्यायिक कार्य में जस्टिस वर्मा संलग्न नहीं होंगे। कम से कम ये ठीक हुआ है, क्योंकि जब तक आरोप सही है गलत, जस्टिस वर्मा ने तो हालांकि यही कहा है कि आरोप गलत है, साजिश है, लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता, क्योंकि किसी और नेता, मंत्री, अफसर या आम आदमी के घर पे अगर इतना कैश मिलने की बात सामने आती तो तेजी से कार्रवाई होती और इससे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई होती और तरह तरह की चर्चाएं और जांच भी बैठ जाती। लेकिन मामला न्यायालय का है, न्यायाधीशों का है, इसलिए कुछ अलग तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है। अब जब बात कर ही रहे हैं कि जस्टिस वर्मा चर्चा में क्यों हैं, नोट मिल गए, जले हुए नोट भी मिल गए, तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये जस्टिस वर्मा साहब जो हैं ये हैं कौन, इनकी प्रोफाइल समझ लेते हैं। 56 साल के जस्टिस यशवंत वर्मा को अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा ने 8 अगस्त 1992 को वकील के रूप में नामांकन कराया था।
13 अक्टूबर 2014 को उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जी हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो काम कर चुके हैं और एक बात ये भी सामने आई थी कि उनको वापस वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ के बार एसोसिएशन ने और वकीलों ने इसका तगड़ा विरोध कर दिया और उनका कहना था कि भाई ये कोई लूप लाइन की सजा या कूड़े का ढेर नहीं, तो वो भी एक बड़ा विवाद का विषय बन गया। तो आगे उनका प्रोफाइल समझते हैं। बहरहाल कि 1 फरवरी 2016 को जस्टिस वर्मा न्यायाधीश बने। 11 अक्टूबर 2021 को जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए। मतलब अभी तत्काल जो उनकी नियुक्ति है जिसकी वजह से वो विवाद और चर्चा में आए हैं, वो 2021 से नियुक्ति है दिल्ली हाईकोर्ट में। जस्टिस वर्मा वर्तमान में बिक्री कर, जीएसटी व अन्य अपीलों के मामले निपटाने के लिए जो खंडपीठ है बनी है, उस खंडपीठ का नेतृत्व कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा 2006 से अपनी पदोन्नति तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष वकील रहे। 2012 से अगस्त 2013 तक यूपी सरकार के मुख्य स्थायी वकील भी जस्टिस वर्मा रह चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का जन्म 6 जनवरी 1969 को इलाहाबाद में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा विश्वविद्यालय से एलएलबी किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में उन्होंने कॉरपोरेट कानूनों, कराधानों और कानून संबंधी मामलों के अलावा संवैधानिक, श्रम और औद्योगिक विधानों के मामले में भी पैरवी की। अब इन जस्टिस वर्मा साहब की जो हमने प्रोफाइल जान ली है, तो ये भी जाने कि उनके द्वारा दिए गए वो फैसले कौन से हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। जी हाँ, हर न्यायाधीश के कुछ फैसले होते हैं जिनकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो ऐसे ही जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें स्पाइस जेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपए और ब्याज वापस करने के लिए दिए गए मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा गया था। तो दोनों ही बड़े ऐतिहासिक फैसले थे जिनको उन्होंने उल्टा था। उनके आदेशों में कांग्रेस के आयकर का नए सिरे से मूल्यांकन करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करना भी शामिल है। जस्टिस वर्मा ने ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर पर रोक से इनकार कर दिया था। सीरीज पर रोक लगाने के लिए रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल ने याचिका दायर की थी। जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के एक आदेश को भी रद्द कर दिया था। इसके तहत विभिन्न संस्थाओं को दिए गए ऋणों से अपनी आय पर नोएडा को कर देयता से छूट देने से इनकार कर दिया गया था। तो ये वो चंद ऐतिहासिक फैसले हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैसले उन्होंने दिए जिनकी चर्चा ज़्यादा रही, जिनका परिणाम भी दूरगामी रहा उन मामलों में जिन मामलों में उन्होंने इस तरह के फैसले दिए। अब सवाल यह है कि इन आरोपों पर सीजेआई ने यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं क्या कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। यह समिति मामले की जांच करेगी। जस्टिस खन्ना ने निर्देश दिया कि जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस समिति का गठन दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी के उपाध्याय की रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की जांच समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरमन शामिल हैं। तो ये है वो 3 सदस्यीय समिति जो इस पूरे मामले की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस वर्मा से सभी न्यायिक जिम्मेदारियां वापस भी ले ली है। तो 2 बड़े फैसले इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए, इसके प्रभाव को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ले चुका है। पहला 3 सदस्यीय आयोग, ये तीनों सदस्य हमने आपको बता दिए। दूसरा, जस्टिस वर्मा से उनकी न्यायिक जिम्मेदारियां वापस लेने का निर्णय, और वो निर्णय अमल में भी आ चुका है। अब समझना ये ज़रूरी है बात को समझते हुए कि इस पूरे मामले में जस्टिस वर्मा का क्या कहना है। इस पूरे मामले पर जस्टिस वर्मा ने इसको साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी आवास के स्टोर रूम में न तो उन्होंने ही और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य ने कभी पैसे रखे। यह पूरी तरह से उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश है। मतलब उन्होंने एक तरह से अपने आप को इस मामले से अलग हटा लिया। हालांकि स्टोर रूम उनके ही घर में बना था, और अगर उनके घर के साथियों सदस्यों का आवागमन उसमें नहीं था तो कौन वहाँ पर इतने पैसे रख गया, ये वो सवाल है जिसकी जाँच जो आयोग गठित हुआ उसको करनी है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है, क्या होगा। दरअसल सीजेआई ने यानी मुख्य न्यायाधीश की ओर से जो 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रिया अब दूसरे चरण में उस मामले में पहुंच गई है। इस जांच के निष्कर्ष उनके भाग्य का फैसला करेंगे। नियम के मुताबिक जांच कर रही समिति अगर संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ
गंभीर कदाचार पाती है तो वह सीजीआई से उनको हटाने की सिफारिश कर सकती है। मतलब अगर ये साबित हो जाता है कि जो पैसा उनके घर में मिला है वो अन्य आय स्रोतों से प्राप्त भ्रष्टाचार का पैसा है, अगर ऐसा होता है तो इसको कदाचार मानते हुए फिर उनको पद से हटाने की सिफारिश होगी। सीजीआई न्यायाधीश से इस्तीफा देने को कह सकते हैं। मतलब पहले इस समिति को अपनी जांच रिपोर्ट देनी होगी और अपनी सिफारिश करनी होगी और फिर सीजीआई ही उन न्यायाधीश से इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। अगर न्यायाधीश इस्तीफा नहीं देते तो सीजीआई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को समिति के निष्कर्ष बताते हैं और इसके बाद न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती। तो तय नियम यह है, प्रक्रिया यह है कि जांच समिति बने, जांच समिति हर पहलू का गंभीरता से पड़ताल करे। मामूली बात नहीं है कि किसी हाईकोर्ट के जज के घर में इस तरीके से इतने पैसे मिल जाना, आग लगना एक संयोग रहा जिससे पैसे की बात सामने आ गई। लेकिन अगर सचमुच ये पैसा अन्य आय स्रोतों से प्राप्त है, काला धन है, भ्रष्टाचार से प्राप्त है, तो जैसे मैंने कहा पैसा तो बोलता है, पैसा बोल रहा है। किसी का तो है गलत तरीके से आया होगा तभी स्टोर रूम में पड़ा है, किसी और ने रख दिया, साजिशन रख दिया, तो ये और भी गंभीर मामला है कि एक हाईकोर्ट के जज के घर में किसी को कैसे इस तरह जाने की, घुसने की अनुमति मिल गई या वो जा पाया चोरी छुप के भी और वहाँ इन पैसों को छुपा पाया। लेकिन पैसा बोल रहा है और आग लगने से दम घुटा तो पैसे का और पैसे ने फिर अपने राज उगलने शुरू किए हैं। जांच समिति का क्या निष्कर्ष होगा पता नहीं, लेकिन जांच समिति अपनी जो निष्कर्ष है, अपने निष्कर्ष उससे मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराएगी सर्वोच्च न्यायालय के, और फिर वो अगर पाते हैं कि ये पूरा मामला सही है और कदाचार हुआ है तो वो जज से हटने को कहेंगे और जज अगर इनकार करते हैं, हटते नहीं हैं, उनकी बात को मानते हैं तो महाभियोग चलाया जाएगा। इसीलिए हमको ये समझना जरूरी है, बात को समझो में, कि किसी भी जज को दरअसल उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। 1999 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के खिलाफ भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के मामलों से निपटने के लिए दिशा निर्देश तय किए थे। इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर किसी न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार या अनियमितता से जुड़े आरोप लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आंतरिक जांच के बाद संबंधित न्यायाधीश से जवाब मांगेंगे। जवाब संतोषजनक न होने या आगे जांच की जरूरत होने पर सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की समिति बनाई जाएगी। जस्टिस वर्मा के मामले में जांच इसी दूसरे चरण तक पहुंच चुकी है, मतलब सवाल जवाब संतोषजनक नहीं लगे होंगे तभी ये जांच समिति बनी है। समिति की रिपोर्ट में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्य न्यायाधीश संबंधित जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। न्यायाधीश के इस्तीफा देने से इनकार करने पर मुख्य न्यायाधीश सरकार को पत्र लिखकर अनुच्छेद 124(4) के तहत संसद में महाभियोग का प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कह सकते हैं। तो क्या इस तरह का कोई महाभियोग पहले किसी जज पर लगा है? अगर यही प्रक्रिया है तो क्या कभी इस प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत भी पड़ी है? दरअसल देश के इतिहास में किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। कुछ न्यायाधीशों को महाभियोग की कार्रवाई का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही इन न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। मतलब उनको कहा तो गया होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा कि हट जाइए, आपके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, नहीं माने, महाभियोग शुरू हुआ, लेकिन महाभियोग के जरिए उनको हटाया जाता तो शायद और बड़ा कलंक उनके अपने करियर पर, व्यक्तित्व पर, छवि पर लगता। पहले ही बदनामी हो चुकी थी तो उन्होंने फिर इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। तो महाभियोग के जो निष्कर्ष में उनको हटना था उसकी बजाय इस्तीफे से हटने का रास्ता उन्होंने चुना। इन उदाहरणों पर कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात को समझो में इतना ही कि अगर पैसा काला है तो किसी के घर की काल कोठरी में पड़ा हो या कहीं भी पड़ा हो, उसको उसकी अपनी आवाज़ होती है। नोट के बंडल से ही सही वो बोलता है, आग के धुएं के माध्यम से ही सही उसने बोला है, वो कचरे के ढेर पर पहुंचा है तो भी सबूत बनकर पहुंचा है। इसीलिए पैसा बोलता है और पैसे ने बोला है कि वो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार से कमाया जाकर वहाँ पहुँचा है। किसने कमाया, क्यों कमाया, कैसे कमाया और उस स्टोर रूम तक कैसे पहुँच गया, ये जांच का विषय है। जांच जब पूरी होगी और निष्कर्ष सामने आएंगे तो आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।